वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की हम स्टडी बार फिर स्वागत है। तो चलिए हम आपको बताते हैं आपकी जो हमने जैसे वादा किया था 5 फरवरी से आपका जो क्लासेस हैं स्टार्ट हो गए हैं। जो हमारे प्यारे बच्चे इंतजार कर रहे थे उनके लिए आज इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े 95+ तैयारी करने के लिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है, और आपको हम जब तक एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम का लास्ट समय तक भी पढ़ाते रहेंगे, आपको 95+ की तैयारी कराते रहेंगे। तो जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ये क्लासेस आपको डेली बाय डेली मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको यहाँ बताए जाएंगे, जो हमने टॉपिक बताया था उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे जो हमारे परिभाषाएं हैं, जो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं यहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको डेली वाइज डेली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहने की जरूरत है, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट के सभी अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जो आपको कवर करेंगे, ठीक है। और आपकी जो हमारे आपको एक्सरसाइज भी कराती रहेंगे। मासिक टेस्ट भी आपको इसमें लिया जाएगा, सारे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, जितनी नोट्स आपको बनाई जाएगी सारी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको कहीं से भी मौका नहीं मिलेगा कहने का कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, हमको इसे दोबारा बता दीजिए। हम एक बार में आपको सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना है। आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से 95+ अचीव कर पाएंगे, मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है। तो संभवतः जितनी चीजें हम बताएंगे आपको उसको पढ़ लेना है, ठीक है। वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्रता, वैद्युत द्विध्रुव, ये आपका पहला चैप्टर होगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड चलिए आपको बताते हैं जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या आती है बात, विद्युत। विद्युत हम किसे कहते हैं? विद्युत यानी क्या होता है? हमारा करंट, ठीक है। करंट हम किसे कहते हैं, हम उसके बारे में आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, आपको क्या करना है कि ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। यानी कि हम आपको एक बार फिर समझाते हैं, ऊर्जा को, ठीक है, ऐसी ऊर्जा, मान लीजिए कोई हमारी क्या है, ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में, ठीक है, मान लीजिए कोई ऊर्जा है, अज्ञात हमारी ऊर्जा है, ठीक है। जैसे आपको बाहर निकलते हैं तो हवा लगता है, हवा लगती है ना आपको, हवा अगर लगती है तो वो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है हमारी। आप बाहर जाते हैं, हवा लगती है, अंदर रहते हैं, फैन चलाते हैं, आपको हवा लगने लगती है, तो एक प्रकार की ऊर्जा, एनर्जी आपको आपको रिलैक्स करने का कार्य करती है, ठीक है। जैसे हवा क्या है, हमें रिलैक्सन देती है, यानी कि हमें ठंडे होने का आभास दिलाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऐसी ऊर्जा जिसके कारण हम किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को, ठीक है, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। दूसरे हम क्या कहते हैं, जब हम किसी वस्तु को हल्के वे में उसकी ओर आकर्षित, या किसी वस्तु की ओर आकर्षित होने का गुण अगर देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या है, वैद्युत आवेश। तो आपको वो पहला परिभाषा समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैद्युत आवेश की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है, क्या है, वैद्युत आवेश क्या है, एक भौतिक राशि है। अगर आप लोग को न मालूम हो तो जान लीजिए क्या है, यह एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है। जो वैद्युत आवेश है, अगर हम किसी पदार्थ में अर्जित करा दें या उसमें समाहित करा दें, ठीक है। जैसे कोई पदार्थ है हमारा, मान लीजिए कोई हमारा यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। अगर इस कंडक्टर में हम क्या कर दें, चार्ज को प्रवेश करा दें, ठीक है, चार्ज को इसमें हम क्या कर दें, प्रवेश कर दें, इसके अंदर चार्ज को हम प्रवाहित कर दें, ठीक है। तो ये पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा, विद्युतमय हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब इसमें विद्युत प्रवाहित होने लगी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और विद्युतीय कणों का प्रदर्शन करता है वैद्युत आवेश, एक अदिश राशि है। तो ये आपको भी ये भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से आपको हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। अभी आपको जब टेस्ट लिया जाएगा तो ये सारी चीज़ों को आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट में आपको बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न भी आपको दिया जाएगा। जैसा आप देना चाहेंगे अगर कमेंट करके बताएंगे तो हम आपको उसी तरीके से टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, किस तरीके हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। वहाँ आपका जो भी कमेंट
कमेंट रहेगा आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि आप ही के लिए ये सब चीज़ें लाई गई हैं, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है। इसका एसआई मात्रक देखिए क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। अगर आप मान लीजिए किसी का करंट का जो हमारी चार्ज का होता है, आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम होता है। इसके विमीय सूत्र की बात करेंगे, m⁻0 l⁻0 t⁻0 और इंटू ए होता है। तो इस तरीके से इसको याद कर लेना है, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आपको आगे अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। एक स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरीके से समझते रहने की जरूरत है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट्स हमारा अगर ऐसा लगता है कि सर ये नहीं समझ में आया, तो हम आपको अगली वीडियो में फिर से भी समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए आई होप कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बस आप लोग अच्छी तरीके से जुड़े रहेंगे, ठीक है। पदार्थों को वैद्युत आवेश की गति के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। मतलब जो हमारे पदार्थ हैं इनको वैद्युत आवेश की गति के आधार पर, किसके आधार पर, वैद्युत आवेश की गति के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे कोई आवेश है हमारा, इसकी जो गति होती है, किसी पदार्थ में कुछ होती है, किसी पदार्थ में कुछ होती है। तो जो आवेश की चलने की, जैसे आप चलते हैं किसी रोड पर चलते हैं, तो अगर गड्ढा आ जाता है तो वहाँ पे चलने की जो आपकी जो चलने की स्थिति है दूसरी हो जाती है। अगर प्लेन रोड होती है तो रोड पर चलने की स्थिति आपकी कुछ और हो जाती है। अगर आप पानी में चलते हैं तो पानी में चलने की गति आपकी कुछ और हो जाती है। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो चालक होता है, चालक तथा विद्युत रोधी, यानी कि पदार्थों में जो वैद्युत चालन होता है, विद्युत का जो आवेश जो चलता है पदार्थों में, उसके चलने के आधार पर उसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग क्या है हमारा, चालक, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। दूसरा क्या है, विद्युत रोधी कहते हैं, जिसे हम इंसुलेटर कहते हैं। और तीसरा क्या है, अर्धचालक। तो ये चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आपको बताते हैं चालक के बारे में। तो चालक क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो पदार्थ, ऐसे पदार्थ का मतलब आप समझते हैं ना, जो पदार्थ अपने में से वैद्युत आवेश को बहने देते हैं उसे हम चालक कहते हैं। कोई पदार्थ है, उसके अंदर से अगर आवेश आसानी से फ्लो हो रहा है या प्रवाहित हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं या चालक कहते हैं। विद्युत रोधी की बात करेंगे, इंसुलेटर की बात करेंगे। अब इंसुलेटर किसे कहते हैं आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। पहला चीज तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, जो पदार्थ अपने में से आवेशों को बहने नहीं देते, ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से चार्ज को, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रवाहित नहीं होने देते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, जैसे इसमें हम एग्जाम्पल दे देते हैं, आयरन यानी कि लोहा। लोहा में अगर हम करंट को प्रवाहित करेंगे तो प्रवाहित हो जाएगा, ठीक है। आयरन, कापर, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये चीज़ें आपकी एग्जाम्पल हो जाएगी। इसमें एग्जाम्पल देखिए, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे रबड़ हो गया, रबड़, ठीक है। सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी नहीं, क्योंकि गीली लकड़ी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक हमारी फ्लो होने लगती है, ठीक है। पोर्सलीन, पोर्सलीन मतलब क्या समझते हैं आप लोग, जिसके आपको ऐसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक में भी हम इलेक्ट्रिक प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है, इसके एग्जाम्पल। अब अर्धचालक की बात करेंगे। अर्धचालक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्धचालक से ही देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे जो आसपास जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, सारी क्रांति ही अर्धचालक से हुई है, सेमीकंडक्टर से हुई है। मतलब सब कहने का मतलब ये है कि हर एक प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें आपका सेमीकंडक्टर का यूज होता है, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज होता है, अर्धचालक का प्रयोग होता है। जो आपकी प्लेटें बनती हैं, यानी कि जैसे आप लोग मोबाइल की प्लेट देखते हैं ना, जो मोबाइल की प्लेट होती हैं जहाँ पर सभी इक्विपमेंट को लगाया जाता है, वो एक सेमीकंडक्टर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो सेमीकंडक्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ये बहुत ही विशाल है। यहाँ बस थोड़ी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अगर आगे आप जाकर जो भी कोर्स करेंगे, टेक्निकल लाइन वगैरह जाते हैं, जैसे हो गया बीटेक, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, अगर इन सब चीज़ों में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर बताया जाता है। चलिए सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ी चीज़ जान लेते हैं कि अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं, जो अर्धचालक होता है उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी चालकता, जो जिसकी चालकता होती है, चालकता मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित करते हैं किसी पदार्थ में, उसके चलने की गति उसकी चालकता कहलाती है, ठीक है। तो चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है।
यानी कि जो हमारा कंडक्टर होता है और जो हमारा इंसुलेटर होता है। अगर हम चालक की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होते हैं। अगर हम विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर की बात करते हैं तो उसमें चार्ज बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जिसमें आवेश आवेश जो प्रवाहित होते हैं चालक से कम और विद्युत रोधी से ज़्यादा प्रवाहित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। यानी कि अगर चालक के आवेश की बात करेंगे, चालक में जो आवेश प्रवाहित होता है उससे कम, और इंसुलेटर की बात करते हैं, इंसुलेटर से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा प्रवाहित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना अर्धचालक को। अब आगे हम बात करते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं आवेश का क्वांटीकरण। यानी क्वांटीकरण का मतलब जो आवेश का बंटवारा है हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आपको समझाते हैं। सभी मुक्त आवेश परिमाण, ठीक है, सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज में होते हैं। जो आवेश होते हैं मूल इकाई इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होते हैं, हमेशा पूर्ण गुणज में रहेंगे। ठीक है, पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है कि आधा तिहाई नहीं होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम होता है ना, तो ये हमेशा इतना ही रहेंगे। क्या है कि इसका आधा आधा कभी नहीं होगा। वहाँ पे जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन होगा इसका मान उतना ही होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरे शब्दों में किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल के पूर्ण गुणज में होता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पूर्ण गुणज में ही, जो अगर पूर्ण गुणज में जाने की क्रिया है क्या कहती हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q हो तो Q बराबर NE होता है। क्या होता है, Q बराबर NE होता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। जहाँ पर देखिए, जहाँ पर कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है, जहाँ पर n क्या है, कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जैसे हम कह दें कि -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम भी हो सकता है ई का मान, लेकिन यानी कि इसका आधा कर दें तो आधा कब भी नहीं होगा। ये भी हमारा क्या है, पूर्ण गुणज होगा, या प्लस में होगा या माइनस में होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण का मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी चालक या पदार्थ में हमेशा पूर्ण गुणज में होता है। पूर्ण गुणज का मतलब हमने आपको बताया कि 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम के रूप में ही होगा, हमेशा इससे ज़्यादा या कम नहीं होगा। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपको बताएंगे। ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन, ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 ईस्वी में आपको याद कर लेना है। इस नियम का प्रतिपादन कब हुआ था, 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टीन ने किया था। किसने किया था, चार्ल्स ऑगस्टीन ने किया था। तो ये सॉरी स्टूडेंट्स, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, नियम की बात करते हैं। चलिए इसके नियम में देखिए क्या हो जाएगा। बिल्कुल भी अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं मेरे प्रश्न। अगर आप यहाँ पर हमारे पास आए हैं तो आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। कोई भी चीज़ यहाँ पर कंसेशन नहीं की जाएगी। आपके ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि आपका नंबर एक ही बार मिलेगा, बार बार मिलने वाला नहीं है। इसके देखिए नियम की बात करेंगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, मान लीजिए कोई दो स्थिर आवेश हैं, उनके बीच जो बल लगता है, मान लीजिए अभी आगे आपको बताएंगे, दो आवेशों के बीच लगने वाले परिणामों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए आपको समझाते हैं गणितीय रूप में कैसे ये इसको हम कर सकते हैं। जैसे ऊपर जो हमारा दिया है नियम क्या है कि यदि दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, मान लीजिए एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ, इनके बीच जो बल लग रहा है और इनकी दूरी जो है, तो जो बल होगा इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और दूसरे नियम में कह रहा है कि इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखिए पहले नियम में क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, समीकरण नंबर 1। दूसरे नंबर की बात करेंगे, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², समीकरण नंबर 2। देखिए बात क्या करेंगे इसमें, समीकरण नंबर 1 व 2 से F इज
इस प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इंटू 1/r², इनको दोनों को गुणा कर देंगे तो F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r²। इस तरीके से ये आ जाएगा। अब आगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जहाँ K बराबर एक अनुपातिक नियतांक है, क्या है हमारा एक K, क्या है हमारा एक अनुपातिक नियतांक है। चलिए इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति का मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। यानी कि जो K का मान होता है प्रकृति में अगर हम बात करते हैं तो हर एक पदार्थ का जो अनुपातिक मान होगा अलग अलग होगा। यदि हम बीच के माध्यम की प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको जान लेना है। देखिए K बराबर कितना होता है, 1/4/ε0 होता है और इसका मान कितना होता है, 9×10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो ये आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है इसका मात्रक, इसको भी आपको याद कर लेना है। और ε0 की बात करेंगे तो 8.85 इंटू 4 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जो ε0 का मान होता है। तो इन दोनों मानों को आपको याद कर लेना है, ये बहुत यूज होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसको आपको याद कर लेना है। अब समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा, K की जगह पर कितना रख देंगे, 9×10⁹ इंटू Q1 Q2/r², क्योंकि यहाँ पर K का मान हमने निकाला है। तो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया। अब चलिए एकांक आवेश की बात कर लेते हैं। एकांक आवेश का मतलब क्या होता है, इसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह SI मात्रक में देखिए इस पद्धति में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। कौन सा सूत्र है, F बराबर K Q1 Q2/r² न्यूटन। ठीक है, ये आपका नियम है। तो F बराबर 9×10⁹ न्यूटन मान लेते हैं इतना। यदि F बराबर इतना, Q1 Q2 बराबर Q, तो R बराबर 1 मीटर अगर हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9×10⁹ बराबर 9×10⁹ Q इंटू Q/1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Q² बराबर 1, यानी Q बराबर +-1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। ठीक है, अतः यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में, देखिए इसकी परिभाषा कैसे हम आपको देंगे। ठीक है, यदि समान परिमाण, हमने जो Q1 Q2 का मान रखा, क्यों रखा, क्योंकि दोनों समान रखे थे। तो परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9×10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाएगा, एकांक आवेश कहलाएगा। तो ये परिभाषा आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं। हमने देखिए ये भी टॉपिक में बताया था, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो इसको भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। अभी आपको पूरे टॉपिक का जो एक चैप्टर का जो टॉपिक है हमने दिया था आपको, वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको कवर करा ही जाएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जो बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी सेकंड, दीर्घ उत्तरी और आंकिक प्रश्न बनेंगे, सारे प्रश्नों को आपको कराए जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या करा कि दो बिंदु आवेशों के बीच, जब हम बिंदु आवेश की बात करते हैं मेरे पेरेंट, तो दो जगह आपके आवेश ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। जो बल होगा वो वैद्युत बल, उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी अगर हम मान लेते हैं, माना Q1 Q2 परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं Q1 और Q2 परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। यदि उन आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यदि निर्वात हो तो ε0 रखते हैं। ठीक है, अब देखिए जहां ε0 क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो तो उनके बीच लगने वाला बल F1 1/4πε Q1 Q2/r² होगा। समीकरण नंबर 2। जहां देखिए, जहां एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। समीकरण 1 से समीकरण 2 का भाग देंगे तो F/F1 बराबर ε/ε0। यहाँ से समीकरण नंबर 3 निकल कर आएगा। क्यों निकल कर आएगा, क्योंकि समीकरण 1 में समीकरण 2 का हमने भाग दे दिया है। ठीक है, तो भाग देने पर हमें ये चीजें मिलेंगी,
आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये समीकरण ये जो F बराबर था, ये समीकरण नंबर 1 था और F1 बराबर क्या था, समीकरण नंबर 2 था। इन दोनों का भाग दे देंगे, बाकी चीजें कट जाएंगी, बचेगा क्या, एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आगे बताते हैं आपको, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर अथवा परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। तो के बराबर इस तरीके से क्या निकल कर आएगा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बराबर क्या है, बराबर आर। तो इस तरीके का आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई पूछने वाली बात ही आपको नहीं होगी, क्योंकि हमने जो चीजें पढ़ाई हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बताएंगे या वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई हो जाएगी। के बराबर F1 ठीक है, यानी कि अर्थात निर्वात या वायु में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये आपको परिभाषा है, तो परिभाषा को भी आपको लिख लेना है। तो यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे फ्रेंड्स। तो चलिए आगे आपको हम बताएंगे इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, उसको भी आपको अच्छी तरीके से कल पता चल जाएगा और अच्छी तरीके से आपको जुड़े रहना है। ठीक है, तो अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी। जिस तरीके से आपका अगर आपका सिलेबस है तो आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, कोई भी चीज़ कहीं से कंसेशन नहीं की जाएगी। फिजिक्स में आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक सारी चीज़ें, डेरिवेशंस, सभी चीज़ों का आपको कवर कर दिया जाएगा। तो बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।